चारू अपनी बहू ऐश्वर्या, बेटे निहार और पति मुकुंद के साथ रहती है। चारों दिन रात सबको बस ताने पे ताने ही देती रहती है, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान होते हैं। एक दिन की बात है। अरे चारू, आज शाम को तुम मंदिर क्यों नहीं गई? तुम तो जाने वाली थी ना? अब क्या बताऊं जी, ऐश्वर्या बहू बाहर चली गई थी 7 बजे। इसे तो मैंने कहा भी था, लेकिन ये मेरी बात कभी सुनती है क्या? हमेशा अपनी ही मनमानी करती रहती है। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में, कोई कदर नहीं है। और फिर शाम के वक्त घर बंद करके कहाँ जाती मैं? माँ जी, कितनी बड़ी झूठी और मक्कार हो आप। अरे आप ही की तो दवाई लाने गई थी मैं, और साथ ही सुधीर जलेबी वाले से जलेबी भी लाने को कहा था, और वह दुकान 8 बजे बंद हो जाती है। इसीलिए आपके कहने पर मैं 7 बजे चली गई, और उल्टा आप ही मुझे ताने दे रही हो। ये तो गलत बात हुई ना माँ। अरे चुप बैठ तू बीवी के पालतू कुत्ते, तुझे क्या पता? अरे ये आजकल मेरी कदर ही नहीं करती और कोई बात भी नहीं सुनती। मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। झूठ बोल के कोई लखपति या करोड़पति नहीं बनने वाली हूँ मैं, समझे तुम? माँ जी, जैसी जैसी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट होती जा रही है। सही और गलत के बीच का फर्क ही समझना भूल गई हो आप। बस बेवजह बिना काम के ताने दे दो, और कुछ नहीं आता आपको। फिर एक दिन, निहार बेटा, क्या तू आज हाफ डे ले सकता है क्या? आज मुझे मेरी सहेली से मिलने का बहुत मन कर रहा है। वो बरेली वाली सहेली है ना, सूरजमुखी, उसके पास जाना है। मैं जरा 2 दिन उसके पास रहना चाहती हूँ, बहुत मजा आएगा। ना माँ, मैं आपको परसों वहां पर छोड़ दूंगा। आज और कल हाफ डे लेना इम्पॉसिबल है माँ। वाह बेटा वाह, तूने तो आज साबित ही कर दिया कि बीवी के आने के बाद बेटा तो माँ को भूल ही जाता है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अरे अगर बहू बोलती तो तू झट से भूखे कुत्ते की तरह हाफ डे लेकर उसके पास चला जाता। हाफ डे क्या, अरे उसके लिए तो तू पूरे दिन की छुट्टी ही ले लेता। तुझे तो अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। एक वक्त था जब तू अपनी माँ का लाडला था, लेकिन आज तू अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। जा बेटा जा, नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ, मैं पेप्सी कर लूंगी। माँ, वो टैक्सी होता है। हाँ वही। मेरी इंग्लिश ठीक करने की जगह अपनी माँ की कदर कर ले, समझा ना? माँ, आप भी ना, सच में कितना मेलोड्रामा करती हो और फालतू के ताने देती रहती हो। आप ना कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हो। मैंने कभी ऐश्वर्या के लिए हाफ डे नहीं लिया है। बॉस मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझे कभी भी हाफ डे दे दे। एनीवेज, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मिलते हैं रात को। फिर एक दिन जब चारू और मुकुंद की 50वीं सालगिरह होती है। अरे बीवी साहिबा, हमारी सालगिरह आ रही है, तोहफे में क्या दे रही हो मुझे? ठेंगा। अरे क्या दूं मैं आपको? आपने मुझे कभी कुछ दिया है क्या? और आए बड़े तोहफे मांगने वाले। जाओ जाओ, हवा आने दो। अरे चारू, तुम तो बड़ी चैप्टर निकली। आज तक मैंने जिंदगी में जो भी किया है सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है, और तुम अब बुढ़ापे में मुझे ही ताने दे रही हो। सच में तुम कितनी दोगली और दल बदलू हो चुकी हो। अब घर वाले भी चारू के तानों को सुन सुनकर हद से ज्यादा परेशान हो गए थे, और इसीलिए घर में अब सभी लोग चारू के ताने सुनने की जगह उल्टा उसे ही ताने देने लगते हैं। मैं भी कितनी बदकिस्मत हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली, और एक मेरी सहेली की सास है जो उसे हर तीज और त्योहार के दिन गहने और अच्छी अच्छी साड़ियाँ शगुन के तौर पर देती है। और एक आप हो जो मुझे बाकी के दिन तो क्या, त्योहार के दिन पर भी कुछ नहीं देती। हाय हाय बहू, ये तो कैसे ताने दे रही है मुझे? मैंने आज तक तेरे लिए कितना कुछ किया है, सब भूल गई क्या? आप तो चुप ही रहिए माँ जी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस खेत की मूली हो। मैं तो आपकी बेटी बन गई,
लेकिन आप मेरी माँ कभी नहीं बन पाई और ना ही आप कभी बन पाओगी। बहू, ये सब तेरे मन के झूठे ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी। आपसे तो अब से मैं बुरी बहू की तरह ही पेश आऊंगी। आप अच्छाई के लायक ही नहीं हो। चलो हटो, अब मुझे काम निपटाने दो। आपको क्या है, आप तो बस हुक्म झाड़ती रहती हो। घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। आप तो मेरी एक काम में भी मदद नहीं करती। चारू ऐश्वर्या की बेबुनियाद तानों को सुनकर हैरान रह जाती है। फिर एक दिन, निहार बेटा, मैं आज मार्केट जा रही हूँ। अगले हफ्ते तेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए एक नया शर्ट लाने वाली हूँ। तुझे बहुत पसंद आएगा और भी ढेर सारी तेरी पसंदीदा चीजें लाऊंगी। मेरे लाडले का हैप्पी बर्थडे जो है। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे लिए प्लीज कुछ मत लाना। अरे आपने पिछले बार जो शर्ट लाया था वो एकदम बाबा आदम के जमाने के जैसा था। आप तो बहुत ही बोरिंग स्टाइल वाले कपड़े लाती हो माँ। निहार ने बिल्कुल सही कहा। माँ जी को तो कोई चॉइस ही नहीं है, एकदम खराब चॉइस है। अब क्या कर सकते हैं, ये ठहरे पुराने जमाने के। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरा मतलब बंदरिया, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या तूने मुझे बंदरिया कहा बहू? अरे नहीं माँ जी, मैं आपको बंदरिया कैसे बोल सकती हूँ। मैंने तो बस कहावत कही और कुछ भी नहीं। ये तुम दोनों बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं हमेशा सबके लिए जो भी लाती हूँ वो अच्छा ही लाती हूँ, इसीलिए मुझे ये ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन चारू अपने पति मुकुंद के लिए सब्जी बनाती है, लेकिन वो सब्जी मुकुंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे रे 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 रे, ये भी कोई सब्जी है? अरे इससे अच्छा तो मैं कड़वा करेला ही खा लेता। अरे इस सब्जी में इतना सारा नमक कैसे आ गया? तुम क्या नींद में खाना बना रही थी क्या, बेवकूफ कहीं की? जी माफ कर दीजिए, अब इतने दिनों बाद मैंने रसोई में कुछ खाना बनाया है, इसीलिए शायद ऐसे हुआ। अब खा लीजिए ना। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का ये बेस्वाद खाना मैं नहीं खाने वाला। और तुम्हें क्या लगता है तुम पहले अच्छा खाना बनाती थी? अरे तुम पहले भी इतना ही बेस्वाद खाना बनाती थी। मुझसे पूछो कैसे झेला है मैंने तुम्हें इतने सालों तक। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तुमसे अच्छा खाना तो ऐश्वर्या बहू बनाती है। तुम्हें तो उससे खाना बनाने की क्लास लेनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें चारू। तुम आज तक ढंग का खाना भी नहीं बना पाई। हाँ माँ जी, आप मुझसे कभी भी क्लासेस ले सकती है। और हाँ, पापा जी जो भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। हाँ माँ, अब आप में वो बात नहीं रही। चारू उन तीनों के नॉन स्टॉप ताने सुन सुनकर तंग आ जाती है और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। बस कीजिए आप सब। अरे हद होती है किसी व्यक्ति को ताने देने की। तंग आ गई हूँ मैं आप तीनों के ताने सुन सुनकर। मैंने हमेशा ही आप सबके लिए अच्छा चाहा है। बहू तू क्या कह रही थी कि मैं तुझे कुछ नहीं देती? अरे मेरे सारे गहने और साड़ियां मैंने तुझे दे दी। और तू निहार, आज तक मैंने तेरे लिए जो भी लाया है तूने उस सब का स्वीकार बड़े प्यार से किया है। और अब तू मुझे ये ताना दे रहा है कि मैं पुराने जमाने का सामान लाती हूँ। और आप जी, अरे आपके लिए तो मैंने रात के 2-2 बजे उठकर खाना बनाया है। पहले आप भी मेरे तारीफों के पुल बांधते थे और आज मुझसे छोटी सी गलती क्या हो गई? आपने तो तानों की बौछार ही कर दी। क्यों, कैसा लग रहा है तुम्हें? यही सब हमें भी महसूस होता है जब तुम दिन रात सुबह शाम हम तीनों को बेवजह किसी बात के ताने देती रहती हो। और क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। अरे मेरी हर महीने की तनख्वाह का आधा हिस्सा तो तुम्हारे तोहफों में ही चला जाता था। अपनी हैसियत से बढ़कर किया है मैंने तुम्हारे लिए, और उसके बावजूद भी तुम मुझे ताने मारती रही। और माँ,
मैंने भी आप में और ऐश्वर्या में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे तुम दोनों की भी कदर है और आप दोनों भी मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हो। लेकिन आपको तो बस ऐसा ही लगता है कि मैं आपसे दूर होकर ऐश्वर्या के पास जा रहा हूँ, जबकि असलियत तो ये है कि मैंने कई बार आपके लिए ऐश्वर्या का दिल दुखाया है और उसके बाद भी आप मुझे ताने पे ताने सुनाती रहती हो। हाँ माँ जी, मैं तो नींद में भी होती हूँ तब भी आपका हर एक कहना मानती हूँ। आपके किसी भी काम के लिए मैं मना नहीं करती और फिर भी आप मुझे ये ताने देती हो कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानती और आपकी कदर भी नहीं करती। ये भी कोई बात हुई क्या माँ जी? आपके लिए इतना सब कुछ करके अगर आपको ही उसकी कोई कदर नहीं है तो हमें भी बहुत दुख होता है माँ जी। जब तुम हमें बिना सर पैर के ताने दे सकती हो तो हम भी तुम्हें ताने दे सकते हैं। अरे तुम तो 2 दिन में ही इतना गुस्सा हो गई, फिर सोचो हम तो तुम्हारे ताने रोज सुनते आते हैं। हमारे अंदर की ज्वालामुखी अगर फूट गई तो क्या होगा तुम्हारा? सबकी बातें सुनकर चारों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। मैं अपनी गलतियां समझ चुकी हूँ, आप तीनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं किसी को ताने नहीं दूंगी और सबके साथ प्यार से रहूंगी। मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। घर वाले चारू को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो ताने देना बंद कर देती है और सबके साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है। रितेश अपनी बीवी अंजलि और माँ मधु के साथ रहता है। उसका बिजनेस लॉस में जाने के कारण उसे काफी नुकसान होता है। माँ, अंजलि, मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हो चुका है और उसकी भरपाई के लिए मुझे सब कुछ बेचना पड़ेगा, यहाँ तक कि हमारा ये घर भी। क्या? अरे ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? हाँ माँ, हमारे पास केवल 1 हफ्ते तक का ही समय है, उसके बाद हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। क्या? लेकिन हम कहाँ जाएंगे रितेश? मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई मायका भी नहीं है, वरना हम सब वहीं पर चले जाते। अरे मुन्ना, वो तेरा दोस्त है ना उदित, उससे पूछ कर देख, कुछ दिनों के लिए उसके घर जा सकते हैं हम। हाँ माँ, मेरी उससे बात चल रही है। फिर रितेश अपने दोस्त उदित से पूछता है, लेकिन उदित कोई वजह देकर उसे मना कर देता है, जिसके बाद मधु अपनी छोटी बेटी सोनी को फोन लगाती है। चुटकी, समय बड़ा ही कठिन है। अरे हमारा रहने का भी ठिकाना नहीं रहा और हमारे पास केवल 1 हफ्ते की ही मोहलत है। सब कुछ खत्म हो चुका है बेटा। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मेरा घर है ना, आप मेरे घर पर आ जाइए। ठीक है बिटिया रानी, धन्यवाद। फिर मधु खुश होकर ये बात रितेश और अंजलि को बताती है। माँ, आपने चुटकी को क्यों पूछा? माना कि उसके सास ससुर 6 महीने के लिए गांव गए हैं, लेकिन उसके ससुराल जाकर रहना ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रितेश, ये सब सोचने का अब वक्त नहीं है। हमारे पास चुटकी के पास जाकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मुन्ना, अंजलि बहुत सही कह रही है। ठीक है माँ। फिर वो तीनों 1 हफ्ते के बाद सोनी के घर पर चले जाते हैं, लेकिन जब सोनी उन तीनों को अपने दरवाजे पर उनके सामान के साथ देखती है तब वो टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, राहुल, अरे ये लोग तो सच में ही आ गए। मुझे तो लगा था कि एवे ही बोल रहे हैं। अब इन सबको कैसे संभालेंगे हम? तुम्हारी सैलरी में सब कुछ मैनेज होगा ना? ओफो सोनी, तुम चिंता मत करो। ये लोग यहाँ पर आए तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे मैं हूं ना, और वैसे भी मेरी कोई छोटी मोटी जॉब थोड़ी ना है। इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करता हूं मैं, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी राहुल। अरे सोनी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? इनके आने से हमारे सुने घर में खुशहाली छा जाएगी और तुम भी इनके साथ वक्त गुजार पाओगी।
या फिर ऐसे मानकर चलो कि तुम अपने मायके आई हो। भैया भाभी और माँ के आने के बाद सोनी का बर्ताव बदल सा जाता है। वो उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आती। एक दिन वो अपनी भाभी से काम कराने के लिए उनसे झूठ बोल देती है। भाभी, मेरी नौकरानी छुट्टी पर गई है और साथ ही मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना कर दिया है और सर्फ की भी एलर्जी है मुझे पहले से ही। आपको तो ये बात पता है ना। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी। अरे चुटकी, परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ सारे काम। थोड़ा सा ही तो काम होता है, झट से फट कर दूंगी मैं। लेकिन भाभी, बेवजह आपको तकलीफ होगी। अरे सोनी, इसमें तकलीफ किस बात की? और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? फिर अंजलि घर के सारे काम करती है, जिसमें मधु भी उसका हाथ बटाती है। रितेश भी अपने लिए जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। फिर एक दिन, ये लो राहुल, तुम्हारा टिफिन, और आज घर जल्दी आ जाना। हाँ सोनी, और वो ड्राइवर के बारे में भी पता लगाना। तुम उस दिन कह रही थी ना, तुम्हारे वो किसी सहेली के ड्राइवर के बारे में। अरे, ड्राइवर को ढूंढने की क्या जरूरत है जब मेरे भैया यहाँ है। भैया, आपको वैसे भी काम की जरूरत है तो आप राहुल के ड्राइवर बन जाओ। क्यों राहुल, सही कहा ना मैंने? क्या? सोनी की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। सोनी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ राहुल। राहुल, उसमें कोई बात नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ और इस वक्त मुझे पैसों की भी जरूरत है। नहीं रितेश भैया, आपको अगर पैसे चाहिए तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं करोगे। ये मुझे सही नहीं लग रहा। अरे, आप तो मुझसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़े हो। ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता राहुल। हाँ भैया, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये काम आपसे नहीं कराना चाहता। मैं आपको नई जॉब ढूंढ के दूंगा, लेकिन तब तक आप यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। ये घर आपका ही है। फिर बाद में राहुल सोनी को अकेले में खूब सुनाता है। सोनी, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? वो तुम्हारे भैया है, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन तीनों के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें कितना बुरा लगा है। राहुल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा उन्हें। चिल। लेकिन सोनी राहुल की कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन, चलिए माँ जी, अब आपकी दवाई का समय हो गया है, कुछ खा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि आप खाली पेट दवाई नहीं खा सकते। लेकिन बहू, आज मेरे मुंह को स्वाद ही नहीं आ रहा, तो कुछ और बना देना, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ। फिर अंजलि किचन में खीर बनाने जाती है और तभी वहां पर सोनी आती है। अरे भाभी, ये सब आपने क्या लगा रखा है? आज ना तो कोई तीज है ना त्योहार, फिर ये खीर क्यों बना रही हो? और ऊपर से ये दूध और शक्कर कितनी सारी डाल रखी है, सब कुछ वेस्ट कर दिया। और काजू और किशमिश भी कितना डाल रखा है। अरे चुटकी, वो माँ जी के मुंह का स्वाद ही नहीं आ रहा। अगर वो कुछ खाएगी ही नहीं तो दवाई कैसे लेगी? अंजलि भाभी, आपको नहीं पता, ये सब माँ के नखरे है और कुछ नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, इनके नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज तो आपने बना लिया, लेकिन इसके बाद राशन की बर्बादी मत करना प्लीज भाभी। इतना कहकर सोनी वहां से निकल जाती है और उसकी बातें सुनकर मधु को बहुत बुरा लगता है और वो भावुक हो जाती है। हमारी चुटकी कितनी बदल गई है। अरे, जब ये हमारे साथ रहती थी तब इसके लिए हम क्या कुछ नहीं बनाते थे। हम दोनों ने तो इसे सर आंखों पर बिठा कर रखा था, और आज जब इसके ससुराल आए हैं
तो ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। माँ जी, जाने दीजिए ना, हो सकता है किसी और बात की टेंशन है चुटकी को, आप इतना मत सोचिए। फिर एक दिन जब अंजलि झाड़ू पोछा मार रही होती है, तभी गलती से उससे एक महंगा शोपीस टूट जाता है। ओ नो! अरे भाभी, आप अपनी दोनों आंखें कहीं गिरवी रख के आई हो क्या? आपको यह शोपीस दिखाई नहीं दिया क्या? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता भी है कितना कीमती शोपीस था ये? पूरे 1 लाख रुपए का था। आप तो सच में बेवकूफ हो। लेकिन चुटकी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बस आप तो अपना मुंह ही बंद रखिए। चुटकी, भूल मत, ये तेरी भाभी है। अपनी भाभी से तमीज से बात कर, समझी ना? अरे जब तू अपने मायके में थी तब तुझसे कितनी सारी चीजें टूटती थी, कितना नुकसान भी करती थी तू। और आज जब हम तेरे ससुराल आए हैं तब तू हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही है। माँ, आप भाभी की तरफदारी मत करो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, बल्कि जो सही है उसी का साथ दे रही हूँ। अरे तेरी भाभी तो दिन भर काम करती है, लेकिन तू तो बस महारानी की तरह आराम फरमाती है। उस दिन घर में बहुत लड़ाई होती है, जिसके बाद सोनी उन दोनों से बात ही नहीं करती। फिर दूसरे दिन अचानक से सोनी की सोने की चेन और सोने के कंगन खो जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। और उनके ना मिलने पर वो सारा इल्जाम अपनी भाभी पर डाल देती है। ये तुम क्या बोल रही हो चुटकी? मैं भला तुम्हारी चेन और कंगन क्यों चोरी करूंगी? क्यों नहीं करोगी, ये कहिए। अरे अब तो आपकी परिस्थिति भी कितनी खराब हो चुकी है, और इसीलिए चोरी करने में भी आप नहीं कतराओगी। आप पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। सोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी भाभी है ये। अरे कम से कम रिश्ते का तो लिहाज रखो। तुम चुप रहो राहुल, तुम्हें इन लोगों की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ सोनी, बहुत कर लिया तुमने हमारा अपमान। अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो माँ, चलो अंजलि। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चोर हो तुम सबके सब, जाओ यहाँ से। बस सोनी, रुक जाइए आप लोग, प्लीज मत जाइए। नहीं जमाईसा, इस लड़की ने हमारी बहुत बेइज्जती की है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी चुटकी। फिर तीनों अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर राहुल बाहर की बाहर में ही उन तीनों की मदद करता है और उन्हें रहने के लिए एक किराए का मकान देता है और रितेश को एक जॉब भी लगा देता है। फिर एक दिन जब सोनी अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो अपने चेन और कंगन को देखती है और वह हैरान रह जाती है। देखा सोनी, मैंने तुमसे कहा था ना, अंजलि भाभी ने चोरी नहीं की थी, लेकिन तुमने उन पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये मैंने क्या कर दिया राहुल? गुस्से की आड़ में मैंने उन तीनों को खो दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पर। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए तुम्हें। अरे उन तीनों ने तो तुम्हें रानी की तरह रखा था अपने घर, और तुमने उन्हें अपने घर पर नौकरों की तरह ट्रीट किया। कितना गलत किया तुमने सोनी। नहीं नहीं, मैं उन तीनों से जाकर माफी मांगूंगी और सब कुछ ठीक करूंगी। अगर वो एक बार में नहीं माने तो 100 बार माफी मांगूंगी, लेकिन मैं उन्हें मना कर ही रहूंगी। फिर सोनी उन तीनों से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आप तीनों के साथ बहुत गलत किया है। प्लीज आपकी चुटकी को माफ कर दो, प्लीज। अगर आप चाहो तो मैं उठक बैठक भी करने के लिए तैयार हूँ। वो तीनों सोनी को माफ कर देते हैं और फिर उसके बाद सोनी उन्हें फिर से अपने घर ले जाती है और सभी खुशी के साथ रहते हैं। कुछ ही दिनों में रितेश को भी एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और उन पैसों से वो एक नया घर खरीद लेता है।